नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस प्यारे से चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम कोई ना कोई वैकेंसी यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो भी करंट में खुली हो। और आज जैसा कि मैं करने वाला हूँ आपसे बात जिस वैकेंसी पर, वो मध्य प्रदेश की एक वैकेंसी है और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड है। और टीडी नगर भोपाल में ये इसकी वेबसाइट है, आप देख सकते हो www.apexbank.com। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना, टोटल वैकेंसीज जो हैं वो ये लिखी हुई हैं 638 पोस्ट है ना, ऑफिसर्स की है। अब जितनी भी हैं वो नीचे बताऊंगा मैं। और टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है मध्य प्रदेश के, तो अलग अलग जगह पर है। उन सब जगह पर ये टोटल 638, भैया मैं बता दूं आपको कि 638 है ना पोस्ट। तो प्लीज़ इसे मिस मत करिएगा, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए। और मैं ये भी बताता हूँ आपको सारी चीज़ें कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, कभी आया था। देखो 10 मार्च को जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो खुल चुका है। 9 अप्रैल जो है इसकी लास्ट डेट है ना, याद रखना ये लास्ट डेट है। और ये जो थी ओपनिंग डेट थी है ना, ये वाली 10 मार्च। तो ये तो निकल चुकी है। आज 13 मार्च जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हो 500 रुपये की फ़ीस है, जो कि जनरल, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को देनी है। और 250 रुपये जो है ये SC ST पर्सन, फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए है। 18% GST विल बी चार्ज एडिशनली। फीस सबमिटेड इज नॉट रिफंडेबल, यानी कि अगर एक बार फीस सबमिट हो गई तो दोबारा नहीं आएगी। तो समझ गया ना बात किससे। जनरल, ओबीसी, EWS को जो है 500 रुपये की फ़ीस देनी है। और वहीं SC ST और फिजिकली हैंडीकैप लोग को सिर्फ जो है 250 रुपये देना है। और 18% GST चार्ज किया जा रहा है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी कुछ बताया नहीं है इन्होंने, कब क्या लेंगे है ना। अभी ये बस बोला है कि बाद में पब्लिश करेंगे, तो अच्छी बात है भाई। और 7 दिन पहले ही भैया आपको एग्जामिनेशन की कॉल लेटर आ जाएंगे, यानी एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो बस हो गया, उनको डाउनलोड कर लेना, हो गया काम ही लो। अब देखिए, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं, तो मैं चाहता हूँ आप ये जो चार्ट मैं आपको नीचे शो करने वाला हूँ है ना, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको देख करके ही भरना। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल के लिए यहाँ पर देखिए जैसे पोस्ट नहीं है और आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं पर भी किसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है सिवाय जनरल के लिए, वो भी मेल, है ना। आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो ठीक है, ये भी आपको समझ में आता है अनरिजर्व्ड के लिए। और उसमें अब ये देखो, जैसे कि फीमेल के लिए अब आया, दिख रहा है आपको, ये रहा फीमेल के लिए। ठीक, ये इस तरह से। और ये मेल के लिए हो गया। फिर देखिए सारी कैटेगरी में लगभग लगभग खुला हुआ है ना, आप अपनी कैटेगरी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें मेल फीमेल देख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार देख करके आराम से भरें, है ना। और आपको अगर पोस्ट के नाम जानने हो कौन कौन से, जैसे कि एक भैया कंप्यूटर प्रोग्रामर है, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में, फाइनेंशियल एनालिस्ट है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में। इनके बारे में मैं बात करूंगा नीचे पोस्ट के ऊपर कि कौन कौन सी पोस्ट है, वो हम नीचे देखेंगे। ठीक है। और देखिए ये सब जो इन्फॉर्मेशन आपको सामने दिख रही है, ये सब आपको ही पता होती है ना, कि भाई अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, चाहे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से क्यों ना हो, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया, है ना। ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर को ही जो है 27% का आरक्षण मिलता है। भाई आपको मालूम है ना आरक्षण में कितना है। ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ये कुछ और नहीं है, जनरल कैटेगरी वाले हैं, बस इनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है ना पर ईयर की, इसीलिए इन्हें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहा जाता है। बिल्कुल यही कहानी हमारे ओबीसी क्रीमी लेयर की होती है ना। ओबीसी क्रीमी लेयर भी यही सेम रहते हैं, सेम डेफिनेशन है दोनों की। बस फर्क होता है इनके लिए अलग अलग कोटा है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं इनके लिए 10% सीट का आरक्षण होता है ना। और ये जो ओबीसी क्रीमी लेयर होते हैं इनके लिए 27% सीट का आरक्षण होता है। ठीक है, तो ये सब लेने के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए आपको सर्टिफिकेट्स तो दिखाने पड़ेंगे। SC ST को भी अपने सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, ST को भी सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। अब आपको मालूम है कि आपको एज रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है। तो भैया अगर आपको SC ST को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो 5 साल की छूट है आपके पास। ओबीसी के लिए आपको मालूम है 3 साल की छूट मिलती है। ठीक है ना, तो इन सब के लिए आपको अपने सर्टिफिकेट बनाने होने चाहिए। ठीक है, वो होने चाहिए आपके पास। सर सर्टिफिकेट शुड नॉट इशूड बिफोर, ये देखो लिखा हुआ है, इससे पहले का डेट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, शुड नॉट बी इशूड बिफोर 31, मतलब अगर इससे पहले का इशूड है वो तो नहीं आपका चलेगा, ये ध्यान रखना। चलिए ठीक है, और कुछ होगा तो मैं उसमें बता देता हूँ। अब आता है भैया यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसके लिए आप परेशान होंगे कि भाई कंप्यूटर प्रोग्रामर तो हम भरे, और ये सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में ये आता है। BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, MCA भी चल जाएगा 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट पर बात करें तो देखिए ये भी सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 का ही है।
आपका सीए हो, आईसीडब्ल्यूए निकाला हो, या तो आपने एमबीए फाइनेंस किया हो, 2 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए आपका 60% के साथ। ठीक है ना, प्रेफरेंस की देखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा है कि कईयों के पास नहीं होता है, अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, तो वो यहाँ से पढ़ सकता है उस चीज़ को। मार्केटिंग ऑफिसर की मैं बात करूँ दोस्तों, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में एमबीए मार्केटिंग 2 साल का होना चाहिए 60% के साथ। और आप इंटरनल ऑडिटर अगर बनना चाहते हैं, ये भी सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में आता है। सी आई सी डब्ल्यू हो, एमबीए फाइनेंस हो, 2 साल का 60% के साथ होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ब्रांच मैनेजर का ये आता है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 में, एमबी फाइनेंस आपने 2 साल का 60% के साथ किया गया है तो आप भर सकते हो। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट ये भी भैया एमबीए फाइनेंस अगर किया है 2 साल का 60% के साथ है तो आप भर सकते हो। इंटरनल इंस्पेक्टर एमबीए फाइनेंस अगर आपने 2 साल का 60% के साथ किया है तो भी आप भर सकते हैं। ब्रांच इंस्पेक्टर एमबीए फाइनेंस सी मांगा, आप देख रहे हैं, मतलब अगर किसी के पास एमबीए फाइनेंस है भैया, उसकी लॉटरी लगी हुई है, लगभग उसी के लिए सारी चीज़ें खुली हुई है, एक तरह से कहा जा सकता है। असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर भाई मिडिल ग्रेड मैनेजमेंट ग्रेड 2 में आता है। एमबीए फाइनेंस 2 ईयर कोर्स है, अगर आपके पास है 60% का तो आप भर सकते हो। नहीं है, मान लो एम कॉम है और वो भी स्टेटिस्टिक्स के साथ, तब भी आप इसे भर सकते हो। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब सब इंजीनियर सिविल की बात करें भैया, डिग्री चाहिए सिविल में, बस और कुछ नहीं। कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 की बात करें, ये देखिए इससे पहले जो कंप्यूटर प्रोग्रामर देखा था वो कंप्यूटर प्रोग्रामर 1 था, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 है और ये ग्रेड 2 में आता है। इसमें आपको डिग्री चाहिए भैया, बीटेक किया आपने कंप्यूटर साइंस में, आप इसे भर सकते हो। आईटी में भी किया होगा तो ही भर सकते हो। अकाउंटेंट की बात करें, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 एमबीए में आता है। फाइनेंस से अगर आपने किया है 2 साल का कोर्स 60% के साथ, या एमकॉम किया आपने स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के साथ 60% के साथ, तो भी आप भर सकते हो ना। एमबीए किया है 2 साल का तो भी भर सकते हो फाइनेंस में। और अगर आपने एमकॉम किया है स्टैटिस्टिक्स के एक सब्जेक्ट के साथ और 60% है आपके उसमें, है ना, मतलब पूरे उसमें 60% है तो आप इसे भर सकते हो। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें, ये भी ग्रेड 2 में आता है, एमबी फाइनेंस है तो ही भर सकता है, एमकॉम है तो ही भर सकता है। ठीक, ये बात हुई हमारी। अब बारी आती है कि भैया इनके पे वगैरह कैसे, तो आप देख सकते हो भैया, कंप्यूटर प्रोग्रामर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मार्केटिंग ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर, इन सबको मिला करके पे स्केल कुछ इतना मिल रहा है। और ब्रांच मैनेजर, ब्रांच इंस्पेक्टर, इंटरनल इंस्पेक्टर, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट जो मैनेजमेंट ग्रेड 1 में आते हैं, इनको जो पे स्केल है वो इतना मिल रहा है। और वहीं असिस्टेंट चीफ और से लेकर के कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 तक इनको मिल रहा है इतना। ठीक है। और ये नीचे भी है। ठीक है, अगर इनको 6th पे के हिसाब से इतना मिलेगा, 7th पे के हिसाब से इतना मिलेगा, ये बताया गया है। खैर ये बहुत सेकेंडरी बात है, पहले हमारा इंटर होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। भाई मिनिमम और मैक्सिमम एज की मैं बात करूँ दोस्तों, देखो मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल लिखी हुई है। 18 साल के अगर आप है तो आप भर सकते हैं, लेकिन बात ही कि 18 साल में किसी के पास एमबीए नहीं होता है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना। तो फिर भी खैर लिख दिया, लिख दिया, अब क्यों लिखा मैं नहीं जानता। यहाँ पे मिनिमम कम से कम भैया 23-24 तो आना चाहिए था, है ना। 23-24 अगर लगातार भी पढ़े आदमी तो इतने में हो पाता है ये सब, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मिनिमम 18 का, पर ठीक है यहाँ पे है। मैक्सिमम जो है एज वो 40 साल है। ठीक है, ये सही समझ में आता है बुढ़े होने तक। अब ये सोचो जरा, अगर किसी की 40 साल में नौकरी लग गई तो क्या करेगा, 20 साल नौकरी करने के लिए जा रहे हो वहाँ पे, है मतलब तुमने 40 साल होते हो तो सिर्फ यही उखाड़ा था तुमको, यही जाने थे तुमको, वही 20-25 हज़ार की जॉब लगने और वो 30 हज़ार की जॉब पाने, यार इससे अच्छा तो कुछ और कर लेता भाई। खैर, है ना, ये कुछ ज़्यादा हो गया बच्चों, देखो इतना नहीं होना चाहिए आपके पास, ये इतना वेट नहीं करना है। इतना वेट करने मिले तो फिर भैया आपने जीवन बर्बाद ही किया और कुछ नहीं किया, एक चीज़ के चक्कर में तो पैसे गवाते ही चले आए फिर, मतलब ऐसा अच्छा तो फिर कुछ शुरू कर देते हैं अपना खुद का ही। अब देखो SC ST की मैं बात करूँ दोस्तों, तो 5 साल की छूट है एज में, आपको मालूम है। अदर बैकवर्ड क्लास का यहाँ पे 5 साल लिखा है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। पर ठीक है, अब यहाँ लिखा हो सकता है ये शायद मिस प्रिंट हो, क्योंकि ये जो मैं पीडीएफ आपके सामने खोल करके बैठा हूँ ये ऑफिशियल पीडीएफ है और इन्हीं की है। वुमेन कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिली हुई है, फिजिकल हैंडीकैप को 5 साल की मिली हुई है। और एम्प्लॉयज़ जो है ना सर्विसेज के, उनको बिलोंगिंग टू एमपी, लेकिन एमपी के होने चाहिए, तो उनको 5 साल की छूट मिल रही है, मतलब पहले से कहीं पर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। और ये सब की ज़रूरत नहीं है आपको जानने की, रिजर्वेशन है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, है ना। और देख ले रहा हूँ मैं आपके लिए। और ये सब तो पहचान पत्र ये सब लेके लाना ले आना, ये सब बहुत बात के केसेस होते हैं। और ये भी नहीं, मुझे आपको एग्ज़ाम पैटर्न और बताना है कि एग्ज़ाम आपको कैसे हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर देख लूँ अदर क्लॉजेज में भी कुछ खास नहीं है, ये सब मैंने पढ़ लिया है। ये फॉर्म भरने का तरीका है कि कैसे क्या है ना। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप खुद से फॉर्म भरेंगे नहीं, आप ये फॉर्म एक काम करना वहीं कर लेना, क्योंकि इसमें ये डिक्लेरेशन है देख रहे हो, इसको आपको खुद से अपने हाथों से लिखना है, फिर इसका स्कैन होगा, फिर डलेगा, है ना, साइन हो गया आपका, फोटोग्राफ हो गया आपका, है ना, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो देखिए इतने तामझाम रहते हैं ना, तो फिर आप घर में भरेंगे तो आप वो ऊब जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। इसीलिए ऐसी कोशिश नहीं करेंगे।
आप बढ़िया है कि वहीं चले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। सॉरी। ये सब उसी के बारे में जानकारी दी है, कितनी क्या फोटो वोटो होनी चाहिए, है ना, सब बताया। ये खैर मैंने बहुत बार बोला है, पर चलिए अब आता है भैया ये रहा। तो एग्जाम पैटर्न आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि 200 मार्क्स का आपका पेपर है और 140 मिनट का आपका पेपर हो रहा है। ठीक है, 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स में आपके पास जो क्वेश्चंस की संख्या है वो भी 200 ही है। तो 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 140 मिनट, मतलब 2 घंटा 20 मिनट मिल रहा है आपको, 2 hour 20 minutes मिल रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है ना, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है। प्रोफेशनल नॉलेज 40 नंबर, 40 ये हो गए। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आप जो भी फील्ड से जुड़े होंगे, एमबी फाइनेंस है, दुनियादारी, जैसे भी है। रीजनिंग आ रही है 40 नंबर की, 40 इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। आप देखेंगे टाइम स्लॉटेड फॉर ईच टेस्ट सेपरेटली टाइम्ड। देखो भाई, सबके लिए अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग दी हुई है, आसान भाषा में ये समझिए, है ना। सेक्शनल टाइमिंग, इसका मतलब 30 मिनट तक ये विंडो खुली रहेगी, कौन सी, प्रोफेशनल नॉलेज वाली। फिर जैसे 30 मिनट खत्म होंगे ये विंडो अपने आप बंद हो जाएगी। अब आप दोबारा से प्रोफेशनल नॉलेज में जाकर के कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, अब आपको आगे ही जाना पड़ेगा। और ये वो रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे 30 मिनट खत्म होंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, फिर ऐसे 30 मिनट इसकी बारी, फिर 20 मिनट इसकी बारी, और फिर 30 मिनट ऐसे करते करते नीचे जाना है आपको। ठीक है, तो याद रखना जो मैंने आपको बताया है। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए बेवजह की मार्किंग मत करना। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.2.5 यानी एक चौथाई मार्क्स कट जाएंगे आपके सही आंसर के, इसलिए कोशिश ना करें। 5 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 5 अल्टरनेटिव मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और क्या बोलूँ मैं इसमें। ठीक है, अब इसमें जाने दो। ठीक है, और तो यहाँ पर ये कुछ कट ऑफ की बात कही है, पर ठीक है। इसमें भी आप ध्यान ना दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखो इसमें बोला गया कैंडिडेट विल हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इनका ये कहना है कि 30% मार्क्स तो मिनिमम आपको इंग्लिश में लाना ही होगा। 40% मार्क्स जो है आपको प्रोफेशनल नॉलेज में लाना होगा, और 40% मार्क्स आपको एग्रीगेट जो है पूरा मिला करके लाना पड़ेगा। तो दो का अलग अलग से दे दिया कि इंग्लिश में 30% तो चाहिए चाहिए अलग से, और प्रोफेशनल नॉलेज वाले सेक्शन में भी 40% मार्क्स चाहिए अलग से, और पूरे ओवरऑल भी 40% मार्क्स चाहिए अलग से। ये बहुत साफ बोली है बात, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और 20 नंबर का इंटरव्यू होना है तो इसके बाद होगा, है ना। और ये भैया एग्जामिनेशन सेंटर, जो द ऑनलाइन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड यहाँ पे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, बड़ी बड़ी सिटीज़ में अब होने वाला है। तो उसको ध्यान में रख करके काम करिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब की बात है ये। समझ गए होंगे आप सभी, है ना। और ये वो है भैया, ये जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स कितने हैं, सहकारी बैंक है ये। आप देख सकते हो छतरपुर में, भोपाल में, सब में किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। 5 रुपये की, ये लो पूरा पीडीएफ ही खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी हो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, और कोई बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ ना, अभी आपको इसकी साइट भी दिखा देता हूँ। मैंने इसकी साइट भी ओपन करके ही तो रखी थी यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। यही है दोस्तों, और ये देखो ज़रा, ये दिख रहा है आपको, ये रहा एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट 638, है ना, ये करके लिखा हुआ है, बस यही है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी लेक्चर में, लेक्चर कह रहा हूँ मैं इसमें, है ना, अगले किसी वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बस यूं ही अपना प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। जय हिंद।